समृद्ध है, लेकिन प्रकाश में। गोपाल सिंह नेपाली बेतिया में थे, तब तक थे, बेतिया से चले गए तो ज्यादा प्रकाशित हुए। कुछ लोगों का कहना है कि बेतिया वालों का यह दुर्भाग्य था कि उनको यहाँ से खदेड़ दिया, लेकिन मेरा विचार है कि बेतिया वालों का सौभाग्य था कि नेपाली को बेतिया से खदेड़ दिया। अगर वे बेतिया से बाहर नहीं जाते तो नेपाली जो आज हैं वे नेपाली नहीं। यहाँ भी रचनाएं करते, छोटी छोटी गोष्ठियों में कुछ सुनाते, वाहवाही भी लूटते, लेकिन प्रकाशित नहीं होता। विमल राजस्थानी कोई कमजोर कवि नहीं थे, लेकिन वो बेतिया में सिकुड़ गए। आनंद जी कोई कमजोर कवि नहीं है, शिव प्रसाद किरण जी समर्थ कवि, लेकिन इन सभी ने बेतिया को नहीं छोड़ा और इसे बेतिया ने भी को नहीं छोड़ा। इनको घेर कर रखा कि आप हमें ही सिमट कर रहिए, बाहर मत जाइए, प्रकाश में मत आइए। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप व्यक्ति हैं, व्यक्त नहीं होंगे, तब तक आपकी जो प्रतिभा है वह चमकेगी कैसे। तो जो बाहर गए वे सौभाग्यशाली थे, और हम बेतिया वाले भी सौभाग्यशाली थे कि वे बाहर गए। बिना बेतिया से बाहर गए लोग चमकने वाले नहीं। प्रकाश झा का नाम सुने होंगे, वे बेतिया से बाहर गए तो फिल्मी दुनिया में भी एक स्तंभ है। आप मनोज बाजपेयी को सुने, हम लोग के विद्यार्थी जो है अभी भी, जैसे सतीश वगैरह हैं, सतीश के साथ वह यहाँ पर ड्रामा करता है। विद्यार्थी साहित्य संगम नाम से एक संस्था हम लोग की थी, है भी आज, उसमें वह ड्रामा करता था। आज विश्व प्रसिद्ध ऐसा बेतिया छोड़कर चला गया, इसलिए वह प्रसिद्ध हुआ। और ऐसे दर्जनों व्यक्ति ऐसे हैं जो बेतिया छोड़कर बाहर गए हैं, और जो बाहर नहीं गए हैं वे बेतिया में रह गए हैं, सिमटकर बेतिया से बाहर जाकर प्रकाशित हो गए। तो बेतिया में या चंपारण में जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति बहुत प्रबल है और प्राचीन, आज से ही नहीं बहुत पहले से। हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं संत कवियों से। संत कवियों में 84 ऐसे थे जिनको सिद्ध कहते थे, 84 सिद्ध। उनमें एक थे सरहपा। सरहपा से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ, और उन्होंने जो लिखा वह सामाजिक विडंबनाओं पर आधारित है। उन्होंने लिखा है कि वो लिखते थे अवरण से हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसमें हिंदी के शब्द भी बहुत से हैं और धीरे धीरे हिंदी विकसित होती है। उन्होंने कहा पंडिय खाणी देह बुद्ध बसंत न जाने अमरा गमन न ते नदी खंडीय तम लज्ज भरम पंडिय। पंडित जो हैं कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि वे सत्य को नहीं समझ पाते। जाने ही बुद्ध बसंत न जाने, देह बुद्ध बसंत न जाने। वे दूसरे को बुद्धि तो देते हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख हैं कि खुद को नहीं जानते। वे स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। कारण क्या है? अमना गमन न तेन विखंडीय, आवागमन का बंधन जिसने खंडित नहीं किया, तो निर्लज, तब भी निर्लज भनम हो पंडित कहते हैं कि मैं पंडित हूँ। यह सरहपा ने कहा हिंदी साहित्य आरंभ उन 84 सिद्धों में एक ऐसे थे जो चंपारण में। उन्होंने लिखा होगा लेकिन उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल उनके नाम की चर्चा होती है कि चंपारण के थे और किसी राज खानदान से संबंधित थे। तो उनसे अगर हम माने तो साहित्यिक प्रवृत्ति वहाँ अर्थात 7वीं शताब्दी से ही चंपारण में शुरू हुई। बाद में धीरे धीरे वे सिद्ध संत में बहुत से सिद्ध संत बने, और संतों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चंपारण में सर्वभंगी संप्रदाय। सर्वभंगी संप्रदाय का अर्थ होता है जो सर्वांग को मानते हैं या सर्वांग को खंडित कर देते हैं।
सर्वभंगी सबको भंग कर देते हैं या सबको लेकर के सारे अंग को लेकर चलते हैं। वे नियम ज्यादा नहीं मानते, शुद्धता सात्विकता उनमें कम होती है। सामान्य जनता से वे व्यक्ति थे और सामान्य जन की सारी बातें उनमें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए शास्त्रीयता कम है, लोक मुख ज्यादा है। ऐसी स्थिति में बुद्ध धर्म से इनका संबंध है। बुद्ध धर्म में जब ज्यादा विकास उसका हुआ तो उसका दो खंड हो गया, एक महायान एक हीनयान। महायान में नियम का पालन नहीं होता था, सारी जनता उसमें सम्मिलित हो जाती थी। महायान में बहुत बड़ी गाड़ी, एक बहुत बड़ी गाड़ी थी जिस पर सभी चढ़ सकते थे। हीनयान था जो शास्त्रीय पद्धति से चलता था, उस शास्त्रीय पद्धति में कम लोग रहते थे, सिद्धांतवादी ज्यादा थे। धीरे धीरे इनमें विकृतियां आती गई महायान में, और विकृतियां के कारण उसमें अनेक मध्य मांस मैथुन आदि पंच विकार जिसे समाज में कहें उनका प्रचलन में होने लगा। तब आए हमारे यहाँ गोरक्षपाल, जिनको गोरखनाथ कहते हैं। गोरखनाथ आए, वे शुद्धतावादी थे। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ जो थे वे सर्वभंगी थे, लेकिन गोरखनाथ शुद्धतावादी थे। उन्होंने साहित्य और समाज में शुद्धता का प्रचलन किया और उसमें से बहुत से संत जो चंपारण के लिए होते संत थे, धीरे धीरे संत साहित्य में प्रवृत्त हुए। संत साहित्य में शुद्धता का शुद्धता की प्रधानता है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें नाम जप की महिमा है। नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ उसमें मानते हैं। संत साहित्य में नाम जप का बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे उन लोगों की प्रवृत्ति एक तरह से कहें तो पुरुष और प्रकृति को लेकर के वे पति और पति भाव की रचना करते हैं। जो कहते हैं वह प्रतीक में पति पत्नी की बात करते हैं, और इस बात में वे ऐसी बातें कहते हैं जो सामान्य जीवन में, मनुष्य के जीवन में पति पत्नी का संबंध होता है, कैसे विवाह होता है, कैसे विवाह से फिर अलग हो जाते हैं, कैसे मिलते हैं, आदि बातें उनमें रहती है। इनमें एक मुख्य प्रवृत्ति होती है जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का रूप उनका जरूर भक्ति साहित्य से भिन्न था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो भक्ति से संबंधित। भक्ति का सीधा अर्थ होता है ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति। कहा गया है सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति जो परम अनुरक्ति है, श्रेष्ठ प्रेम भाव है, वो ही भक्ति है। ऐसा कहा था सांडिल्य ने। और नारद हमारे थे, वे भी भक्ति के प्रथम व्यक्ति हैं। नारद ने कहा है कि यह भक्ति है क्या, तो यह भक्ति अमृत स्वरूप है, यह अमृत स्वरूप है। यह भक्ति जो है वह अमृत प्रेम स्वरूप है, और अमृत यह प्रेम अमृत जब बन जाता है वही भक्ति बनती है। तो ऐसी स्थिति में इन संतों ने ऐसी बातें की। हमारे चंपारण में बहुत से संत हुए और आज भी हैं। कुछ मठों में ऐसे हैं जो घिर गए हैं खास संप्रदाय में, उनकी रचनाओं को या उन परंपरा से जो रचनाएं उनको मिली हुई हैं, उन रचनाओं को सुनने से ऐसा लगता है इसमें भक्ति का तत्व है, रहस्यवाद है, नाम जप की महिमा है, और ऐसी स्थिति में किसी अलौकिक शक्ति के प्रति समर्पित है। तो चंपारण में इस क्षेत्र में बहुत सा काम है। जो संत साहित्य था वह भक्ति का था। आधुनिक काल में भी कुछ भक्ति लेखक हुए हैं, उनकी रचनाएं भी कहीं छपी है, कहीं नहीं भी छपी है, कुछ लिखित रूप में है। आधुनिक काल में भक्ति रचनाएं भी होती रही हैं, राष्ट्रीय रचनाएं भी होती हैं, प्रेम परक रचनाएं भी होती हैं। आप यह वसंत की बात करते हैं तो वसंत की रचनाएं भी होती रही हैं। वसंत लगभग समाप्त होता है। शास्त्र दृष्टि से चैत्र और वैशाख एक वसंत, परंपरा के दृष्टि से नाग पंचमी से ही वसंत मानने की प्रथा है, लेकिन वास्तविक शास्त्रों में जो है वह अभी वसंत का महीना चल रहा है। चैत्र बीता है, चल रहा है, और वैशाख महीने तक वसंत चले। तो ऐसी स्थिति में यह वसंत है, वसंत आनंद का। मनुष्य के मन में अगर आनंद है तो सर्वदा वसंत है, आनंद नहीं है
तो बसंत नहीं है। इसलिए हजारी जी ने कहा था कि बसंत आता नहीं है, बसंत लाया जाता है। आप लाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, 12 महीने आपके लिए बसंत है। और बच्चन जी ने कहा था, दिन को होली रात दिवाली रोज राती मधुशाला। अगर आनंद में आप हैं तो दिन भर होली मनाइए, रात को मधुशाला में आनंदित रहिए। ऐसा बच्चन जी ने कहा। ऐसे बच्चन जी के कथन का कोई दूसरा अर्थ नहीं था। लेकिन वैसी स्थिति में आनंद आपके मन में है तो बसंत है, आनंद आपके मन में नहीं है। हजारी जी ने स्पष्ट कहा कि बसंत कब आता है। उन्होंने कहा कि सबके यहाँ बसंत आया है, आप मुझे मेरे घर बुखार आ गया, बुखार मेरे पर गए। उन्होंने कहा मेरे लिए तो बसंत की बुखार है, तो आप लाइए आनंद। एक कवि ने, भवानी प्रसाद मिश्रा ने कहा था कि जब सब बंधन कट जाएंगे, परवस्ता की होली होगी, अनुराग अबीर बिखेर रही, माँ बहनों की झोली होगी, तो समझूंगा। जब सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे बंधन कट जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में मैं समझूंगा आया। और तब माँ बहनें जब होली मनाएंगी, अबीर गुलाल बिखेरेंगी, तो अब होगा कि बसंत आ गया है। तो ऐसे बसंत लाइए। आप चंपारण में साहित्य है और एक रहेगी। आप निराश न होइए कि आज के हमारे साहित्यकार हैं कुछ स्तरीय रचना नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी युग में भी वर्तमान के प्रति दृष्टि उतनी अच्छी नहीं, भूत के प्रति बड़ी अच्छी दृष्टि होती है। हमारे कवि जो चले गए वे बड़े अच्छे कवि थे, जो हैं उनको हम उतना आदर नहीं देते। तो सत्य शक्ति, मैं कवि नहीं, मैंने एक पंक्ति भी कविता नहीं लिखी और गद्य भी मैं नहीं लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। प्रभु शोध में मैंने कुछ नहीं दिया तो न मैं कवि हूँ न गद्यकार। वैसे कहा जाता है कवियों के लिए गद्य बड़ा कठिन काम है। गद्य कवि नाम कवियों के लिए तो गद्य कसौटी, तो मैं उस कसौटी में नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सुना, मैंने जो जाना और जो मुझे उसका अनुभव हुआ, उनसे सारी बातें मैंने देखी और उसमें देखी है बात कि हमारी चंपारण की साहित्यिक प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है। बड़ी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं, जिसका अच्छा सा विवरण परमेश्वर भक्त जी ने दिया था। यहाँ प्रबंध काव्य लिखा गया है, मुक्तक काव्य लिखा गया है, भक्ति काव्य लिखा गया है, गद्य लिखा गया है, कहानियां लिखी गई है, उपन्यास अभी तक लिखते चले जा रहे हैं। उदाहरण दिया तारकेश्वर जी, 4-5 रचनाएं उनकी निकली है, 2 रचनाएं तो वे लेकर सब पहुंच गए। अच्छी रचनाएं, अच्छे मोटे मोटे ग्रंथ, अच्छे उपन्यास, मैंने उसके 2-4 पन्ना पढ़ा और आकर्षित हुआ कि उन्होंने जो लिखा है तो अच्छे ढंग से लिखा है और ऐसा लिखना। जबकि उन्होंने कहा कि मैं 2011 से लिखना शुरू कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा कि आप कब के लेखक हो गए, आप तो लिखते नहीं थे। 2011 से मैंने शुरू किया और 11 से शुरू करके लगभग 11 ग्रंथ उन्होंने लिखे, 2 प्रकाशित करके वे सबको पहुंच गए उपहार देकर। तो चंपारण में प्रवृत्ति थी और है और यह रहेगी। जो लिख रहे हैं आप कम से कम एक बार पढ़िए तो, पत्रिकाएं लिख छपवाते हैं लोग, हमारे विद्युत जी पत्रिका छपवा करके पढ़ते हैं, कितने आदमी उसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए। हो सकता है कि उसमें बहुत ऐसी चीजें हो जो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हो जाएंगी, 2 अक्षर भी उसमें मिल जाएगी तो अच्छी चीजें मिल जाएंगी। कभी कहा गया था और पहले गांधी जी जा रहे थे विदेश पानी के जहाज से, तो एक अंग्रेज उनके विरोध में था, उसने लिखा कोई लंबा पत्र, पानी के जहाज से जाने में ज्यादा समय लगता है, तो उसने लिखा 10-20 पेज का एक कुछ विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में, गांधी जी के विरोध में लिखा और उसको पिनअप करके गांधी जी को दिया। गांधी जी ने उसको देखा, कुछ पढ़ा होगा, लेकर उसको पूरी की टिप्पणी में फेंक दिया। तो उसने कहा इसमें कुछ तथ्य था, आपने देखा क्यों नहीं? है कि वह तो मैंने देखा, तथ्य मैंने निकाल दिया है, इसका 3 जो था वो निकाल दिया। मैंने निकाल दिया। प्रश्न यह है कि आप पढ़ें तो पूरा समझ कर फेंके नहीं, उन सारी रचनाओं को पढ़े। हो सकता है उसमें 10-5 पंक्तियां ही आपको अच्छी लगे, लेकिन पढ़ेंगे तो उसमें आपको 10-5 पंक्तियां अच्छी लगेगी, दूसरे को 10-5 पंक्तियां अच्छी लगेगी और उसमें तथ्य है, लेकिन आप उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप पत्रिका मुफ्त में मिल जाए यह सभी चाहते हैं,
जैसे 2 पुस्तकें भेजे गए तो मैंने उन दोनों पुस्तकों को उलट करके दोनों में से 2, 3, 4 पृष्ठ पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, अभी 2, 3, 4 दिन पहले कोई आए तो 2, 2, 4, 4 पृष्ठ मैंने पढ़ा और प्रभावित हुआ। और उस प्रभाव के कारण हो सकता है कि मैं समझा पर जब आप ही पढ़े विनोदाजी की पत्रिका आप पढ़ने में तक मिलेंगे तो साहित्यिक अवदान चंपारण का कमजोर नहीं और कमजोर नहीं रहेगा, भविष्य इसका उज्जवल है। साहित्यिक प्रगति एक बात मुझको खटकती है, उस पर थोड़ा ध्यान देना कि हमारे यहाँ जो साहित्यकार हैं कवि हैं वे गुट मत बनाइए, सबको मिलकर चलिए, वहां का विरोधी भी हो उसके साथ कुछ उसका सुनिए, कुछ अपना सुनाइए, जो अच्छे तत्व होंगे वे रहेंगे, नहीं तत्व अच्छे होंगे चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुटबाजी नहीं। ऐसा है कि 10-20 कवि हैं, 8-10-20 गुट हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, बिखर जाए तो बिखरे नहीं, सब सम्मिलित होकर चले तो अच्छा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि चंपारण के साथ के अवदान और बहुत बड़ी आशा है इससे हम और भी इसे